आप में ईडी की फांस। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का शराब घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब इसी के साथ सवाल तमाम उठे हैं। आज कोर्ट में भी जब पूरी इस मामले पर चर्चा हुई तो ईडी से भी तमाम सवाल किए गए और उसके बाद 5 दिन के रिमांड पर संजय सिंह को भेज दिया गया। ईडी से सवाल यह भी पूछा गया कि आप सिर्फ एक आदमी यानी कि दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर ही क्या गिरफ्तार कर लाए हैं। इसके बाद ईडी ने कहा कि हमारे पास बाकी सबूत भी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की नई शराब नीति एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा था और 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। दिनेश अरोड़ा ने केजरीवाल के घर पर उनसे मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान संजय सिंह भी मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि प्रोग्राम में वह संजय सिंह से मिला था। बाद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाई थी। यह प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने रेस्टोरेंट मालिक से बात की थी। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया। दिनेश अरोड़ा ने सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक सौंपा था। इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया था। तो वहीं इस मामले में ईडी आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाने जा रही है। जांच एजेंसी इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ तो वह मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं है। कोर्ट के रुख के बाद जांच एजेंसी अब कानूनी सलाह ले रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। संजय की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश बताया और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर रही है और केजरीवाल पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। पार्टी का चरित्र है सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि अभी 3-4 दिन पहले पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं,
ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है, पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। शराब घोटाले की जड़ तक जाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं जांच पूरी नहीं होने तक नेताओं को इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो आज सुबह से प्रदर्शन भी होते रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे। कल भी प्रदर्शन हो रहा था। आज 11 बजे बीजेपी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया और लगातार यह आरोप लगाया गया कि ईडी को केंद्र सरकार हंटर की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह विरोधियों की आवाज को दबाने की महज एक कोशिश है और उसी के तहत ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल इस बीच से भी कई उठते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं और उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आशीष हांडा जी, लगातार आरोप आप पर यही लग रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ने हंटर के तौर पर इस्तेमाल किया है ईडी को, और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी कराई जा रही है। राणा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, ये तो हमें पता ही है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना आम आदमी पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है। उनको पहले भ्रष्टाचार करना है और पकड़े जाने पे हाय 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 हमें मार दिया, हाय 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 हम पे अत्याचार कर दिया, इस तरह की नौटंकी और नाटक करना है। और वो डबल स्टैंडर्ड्स का तो आपने खुद ही बयान किया। आप सोच के देखिएगा, वो पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुई थी, वो पार्टी जिसका एक ही ध्येय था कि हम कुछ भी हो जाए हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं आप किसी और के स्टैंडर्ड्स को मत मानिए, कम से कम आप अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को तो मानेंगे। वो आप थे जिसने कहा जन लोकपाल लाएंगे, लाए क्या? वो आप थे जिसने कहा कि इल्जाम प्रूव होना तो बाद की बात है, अगर किसी पे इल्जाम लग भी जाता है तो पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद इल्जाम प्रूव हो ना हो वो बाद की बात है। तो क्या आपने सेम स्टैंडर्ड सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब आपने अपने ही राज्यसभा से निष्कासित सांसद संजय सिंह जी के लिए फॉलो किए क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि इनकी शुरू से एक ही आदत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन सच ये है लेकिन आशीष जी, आज जो पूरी सुनवाई में बातचीत हुई तो ईडी से कोर्ट ने यही सवाल किए कि आप सिर्फ एक आदमी की गवाही पर किसी को गिरफ्तार करके ले आते हैं, आप अनुमान के आधार पर पूरा केस बनाते हैं, सबूत कहां है आपके पास? जी देखिएगा, हमें और आपके दर्शकों को सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि आजकल क्या है ना, मीडिया ट्रायल का जमाना है। मैं किसी को गलत और सही नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग कई बार ये उम्मीद करते हैं, खासकर हमारे विपक्षी, कि ईडी जो है ना सारे के सारे सबूत यूं थाली में परोस के मीडिया चैनल्स पे दे दे। नहीं, ये मीडिया चैनल्स की बात ही नहीं आशीष जी। नहीं आशीष जी, ये तो कोर्ट की बात है ना, ये तो कोर्ट ने सवाल किया, कोर्ट को तो सबूत दिए जाएंगे ना। राणा जी, मैं उसी पे मैं भी वही सवाल कर रहा हूं ना, कोर्ट को सबूत दिए जाएंगे या नहीं? सर मैं वही बता रहा हूं, कोर्ट को अभी क्या प्रूव करना है? सिर्फ इतना प्रूव करना है ईडी को कि हमें रिमांड चाहिए। तो रिमांड चाहिए के लिए जितने सबूत और जितने साक्ष्य देने की जरूरत है, कोर्ट को कन्विंस करने के लिए उतने सबूत और उतने साक्ष्य अभी ईडी देगा और दे दिए। और वो नहीं, लेकिन वही तो सवाल है ना, कोर्ट भी यही कह रही है,
कोर्ट मैं भी तो बता यही रहा कह हूं रही है ना। आपको। सर आप इंटरप्ट करके मेरे फ्लो को ब्रेक नहीं करें, मैं वही बता रहा हूं। जब कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आखिर आपको इनका क्यों रिमांड चाहिए, जबकि आप इनके लैपटॉप और मोबाइल ऑलरेडी कन्फिस्केट कर चुके हो, तो ईडी ने यही जवाब दिया कि जो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा जी बने हैं, उनके एम्प्लॉय सर्वेश मिश्रा जी ने ये हमें पता चला है कि भाई वो सर्वेश मिश्रा जी के माध्यम से ही 2 करोड़ रुपया संजय जी तक पहुंचाया गया है। 1-1 करोड़ की 2 किस्तों में पहुंचाया गया है, संजय जी के घर पे पहुंचाया गया है। और इतना ही नहीं, जो लोग संजय जी के घर पे वो पैसा लेके गए हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी निकाल ली गई है, और वो कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी कोर्ट में सबमिट की गई, और वो वेरीफाई करके सबमिट की गई कि जिस समय, जितने बजे, जिस तारीख को वो व्यक्ति वहां होने चाहिए थे, उनके बयान अनुसार वो वहां थे या नहीं थे। ये सारे साक्ष्य और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट में दिए गए, तो ही कोर्ट ने रिमांड दिया है सर। ठीक है आशीष जी। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, नितेश चौरसिया। नितेश जी, आरोप सीधा सीधा यही है कि एक घोटाला, उस पर जांच, और उसके बाद एक की गिरफ्तारी, और उसके बाद आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का तो इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले आपके सवाल से पहले मैं चाहता हूं कि आशीष जी का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आशीष जी ने अपनी बात से पहले भी कहा सर्वेश मिश्रा, एक नाम आया। मैंने सोचा ये दर्शकों को आपको बता दूं कि किस प्रकार झूठ का जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जाता है, उसका मैं आपके सामने अधिकृत रूप से समझ प्रमाण पैदा करता हूं। कोर्ट में आज संजय सिंह जी के वकील साहब ने ये बात स्पष्ट करी कि ईडी ने अभी तक सर्वेश मिश्रा के यहाँ जो रेड करी थी, उसमें बयान तक नहीं दर्ज करा। और आप कह रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ के कि सर्वेश मिश्रा ने पहुंचाया, वो उनके एम्प्लॉय थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो दिनेश अरोड़ा के एम्प्लॉय नहीं है, वो एसोसिएट टू संजय सिंह है, और ऑलरेडी सर्वेश मिश्रा पे रेड ईडी डाल चुकी है इससे पहले। तो आप ये जनता को मत भरमाइए और चैनल पे बैठ के झूठ फसाद मत फैलाए करिए। हालांकि इसकी फैक्ट्री, इसकी दुकान की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से झूठ फैलाने बसवा सकती है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। संजय सिंह जी को की गिरफ्तारी एनडीए ने, जो नेशनल डीलर ऑफ अडानी है, वो अडानी जी के स्पष्ट विरोध पे, जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंख डाल के ये बात बोलते थे कि नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, वो उसकी सजा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नितेश जी, कुछ दिन पहले तो नितेश जी आज उसकी हिफाजत दे रहे हैं। नितेश जी, कुछ दिन पहले तो संजय सिंह, हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ। मैं एक लाइन 121 अभी तक छापे पड़े हैं ईडी के पिछले 2 साल में, 3 साल में। 121 में 115 छापे विपक्षी नेताओं पे पड़े हैं। क्या इसके कोई प्रमाण सबूत समझ करेगी भारतीय जनता पार्टी कि आखिर क्या इसकी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ 115 विपक्षी पार्टियों पे ही कार्रवाई हो रही है? नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल शामिल हो जाते हैं नितेश जी, मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह ही इस बात को लेकर बयान दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हमारे यहाँ छापा मार कर दिखाओ। अब उन्हीं के यहाँ लगा तो गिरफ्तार हो गए, तो अब फिर हाय तौबा क्यों? वही संजय सिंह जी ने आज कोर्ट में कहा कि अगर इनके बिछाए हुए हथकंडे में 1% सत्यता पाई जाती है और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, तो मुझे 2 गुना सजा दी जाए। ऐसा कोर्ट में संजय सिंह जी कहते हैं। मैं लिखित रूप से आपको बयान दे सकता हूं। ठीक है। कोई अगर भाजपा का एक नेता बोल के देख ले, जो चोर होता है, जो लफंगा होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। ठीक है। अश्वनी जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? एक तरफ शराब घोटाले की बात, और फिर कोर्ट से ये बयान निकलकर सामने आना, कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई ईडी से भी, कि आपके पास कोई सबूत तो पुख्ता है ही नहीं, आप सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं। जी राणा जी, पहले तो मैं अपने पॉलिटिकल मित्रों को बोलना चाहता हूं कि ये जुडिशरी का मैटर है। जुडिशरी को डिसाइड करने दें, आप लोग यहाँ जज ना बने, आप दोनों लोगों के लिए बात है।
जुडिशरी का मैटर है। मुझे लगता है जब कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जुडिशरी के पास मैटर लेके गई है और उन्होंने कुछ न कुछ सबूत दिए होंगे तभी उनको रिमांड दी गई। हाँ, एक बार जरा टेक्निकल टीम ऑडियो टेक्निकल देखिएगा कि आवाज नितेश जी को क्लियर नहीं जा रही है। हाँ अश्विनी जी अपनी बात रखिए। ये जरूरी है कि जब ईडी ने कुछ सबूत दिए होंगे तभी उनको रिमांड दी गई है, नहीं तो रिमांड शायद नहीं दी जाती। और यही हमने आज मनीष सिसोदिया के केस में भी देखा कि कोर्ट ने ईडी से साफ शब्दों में पूछा कि आप इनकी जमानत क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। वो जमानत होने देना और केस क्लोज होना दो अलग अलग विषय हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया को 12 तारीख को जमानत मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस केस में छूट जाते हैं। जमानत देने का अर्थ ये होता है कि वो जो तथ्य हैं या जो साक्ष्य हैं उनके साथ वो कोई बाहर निकल के छेड़खानी ना करने की स्थिति में ना हो, जो कि मुझे लगता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 4 महीने 6 महीने से उनका केस चला रही है तो उस हालत में नहीं होगी। सेम विषय संजय सिंह का है। देखो, ये कह देना कि घोटाला नहीं हुआ है, अगर इतना सारा धुआं उठ रहा है ना कहीं तो आग लगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो किसने आग लगाई, मुझे लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो नैतिक जिम्मेदारी इनकी बनती है, या तो ये खुद साक्ष्य दें कि घोटाला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो हुआ है और लोगों ने देखा है, कुछ तो हुआ है। तो या तो आप सिर्फ आप ये कह दें कि अदानी या मोदी की मित्रता को आप बुलाकर के एक अपना एक माहौल बनाने की कोशिश करें, वो अलग विषय है, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जनता दोनों को देख रही है, मोदी अदानी को भी देख रही है और मनीष सिसोदिया को भी देख रही है कि कैसे आप एक शिक्षा मंत्री जो कि शराब मंत्री भी हैं उनको आप शिक्षा मंत्री के नाम पर एक इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा राणा जी, ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, प्योर जो है जुडिशरी मैटर्स को पॉलिटिसाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, तथ्यों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, आप हाथ भी उठा रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन उसी में मेरा सवाल ये है कि लेकिन आरोप तो आप पर भी लगातार यही लगते हैं कि ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं का रास्ता क्यों पता है, कभी आपके पार्टी के नेताओं के पास वो क्यों नहीं जाती? जी, मैं आपके अपने साथी नितेश भैया के साथ एक दो डायरेक्ट क्वेश्चंस करना चाहूंगा, जिसका वो अपने समय आने पे जवाब दे, मेरे बीच में नहीं बोले, लेकिन उसको नोट कर ले, ताकि आपके व्यूअर्स जो हैं वो पॉइंटेड क्वेश्चन के पॉइंटेड आंसर्स मिलेंगे तो मुझे लगता है डिबेट का स्तर हम ऊंचा ले जा पाएंगे। नितेश भैया, मैं आपसे 2-3-4 सवाल पूछता हूं। पहला, आप ये मुझे बताइएगा कि जब कोविड चल रहा था आपकी सरकार के पास ऑक्सीजन देने के पैसे नहीं थे, वैक्सीन देने के पैसे नहीं थे, बेड क्रिएट करने के, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं थे, राशन के पैसे नहीं थे। ऐसे टाइम पे पुरानी शराब नीति को हटा के कोविड टाइम में नई शराब नीति लाने की आपको क्या आवश्यकता या क्या अर्जेंसी थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब आप ये कह के लेके आए कि शराब नीति से हमें 3500 करोड़ का मुनाफा होगा, हमारी पूरी प्रोजेक्शन है, तो शराब नीति में 2578 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया, जो राजस्व का नुकसान हुआ? सवाल नंबर 3, अगर इतनी ही अच्छी आपकी पॉलिसी थी तो जैसे ही एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया, आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ले ली? आपने 2% से बढ़ा के 12% कमीशन करके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को किसको मुनाफा देने की कोशिश की? लेकिन आशीष जी, 144 करोड़ आशीष ऑफ किए आपके पास, आपने इतने क्यों डिस्ट्रॉय किए? आशीष जी, एक भी सवाल का जवाब। नहीं आशीष जी, ये सारे सवाल मैं उनसे लूंगा, लेकिन मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए ना। जी, वो दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट जो मेरे मन में गुबार था मैं वो तो निकाल लूं। बिल्कुल। अच्छा, जी मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए कि आखिर ईडी या सीबीआई को सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर का रास्ता क्यों पता है, आपकी पार्टी के किसी नेता के घर क्यों नहीं जाती? देखिए, ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो हमारे हाथ के कंट्रोल में नहीं है, वो बीजेपी द्वारा कंट्रोल्ड एजेंसीज नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी वेरीफाई कर चुका है कि आज से पहले। लेकिन ये आरोप तो लगातार आप पर लगते हैं। सरकार की आप जिस कब थी, आप जिस शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ आप वो इंडिपेंडेंट आशीष जी, जिस शिवेंदु अधिकारी का नाम लेकर आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। अजित पवार को, जिसको आप कहते हैं कि चक्की पीसिंग, वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। नहीं, मामला शांत नहीं हो जाता, सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और किसी को भी अभी तक बरी किया या उसको उस केस से फ्री कर दिया गया या उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है नितेश, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है जो आम आदमी पार्टी और विपक्षी फैला रहे हैं। ठीक है नितेश,
नितेश, जिस तरह से प्रदर्शन आप संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कर रहे हैं, इन प्रदर्शन की जरूरत क्या है? मामला कोर्ट में है और कोर्ट सच झूठ दोनों तय कर लेगा, तो प्रदर्शन से माहौल बनाने की जरूरत क्या? नितेश जी, सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ नितेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? नितेश जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिएगा। जी मैं बता रहा हूं, नितेश जी की आवाज क्लियर। चलिए मैं लौटता हूं नितेश जी। नितेश क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है नितेश जी, अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए किसी भी हमारे लोकतंत्र में एक प्रदर्शन आंदोलन ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। नितेश जी पहले मेरे सवालों के जवाब तो दे दीजिए। पहले मेरे आशीष जी सवाल आता हूँ, बाद में राणा जी। आशीष जी आपके एक एक सवाल पे चाहूंगा कि कम से कम एक सवाल का आप जरूर जवाब दे दें कि दोनों से ना, पहले आप सवालों के जवाब दें, फिर नहीं ये मैं पूछ रहा हूं भाई सवाल। आप एक नैतिकता के आधार पर सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि इससे पहले मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी और आपने बोर्ड पोस्टर लगा दिए थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो, मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। आपने माफी मांगी, उसी सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, अपने चार्जशीट से बाहर भी कर दिया था। नितेश जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आज कोर्ट के फैसला आने से पहले अपना फैसला सुना देते हैं, सारे केस झूठे हैं। वो तो खुद को सीजीआई से भी ऊपर रखते हैं। नितेश जी कोर्ट पर तो भरोसा होगा, बीच में मत बोलिए। नितेश जी कोर्ट पर तो भरोसा होगा ही। केजरीवाल आके कहते हैं सारे केस झूठे हैं, वो सीजीआई बन गए। आशीष जी मैं वही सवाल ले रहा हूँ। आशीष जी आप बोल लीजिए। एक काम करिए। नहीं नितेश जी आपसे मैं सवाल ले रहा हूँ। नितेश जी आपसे सवाल ले रहा हूँ मैं, आपसे सवाल ले रहा हूँ। सवाल का जवाब अगर आप दे दें तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई हम बोले आपने करा दिया अभी तक, यही तो करा। नहीं उनका सवाल ये है, उनका सवाल ये है नितेश जी आप बोल लीजिए भाई साहब। नितेश जी हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना नितेश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नितेश जी उनका सवाल ये है, सुन लीजिए नितेश जी सुन लीजिए। उनका सवाल ये है कि जब कोरोना जैसा समय चल रहा था, चारों तरफ त्राहिमाम था, पैसे की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, उस समय पर आपने पुरानी नीति को हटाकर शराब की नई नीति लागू आखिर क्यों की? और जिस बात का दावा आप कर रहे थे कि हमें 3500 करोड़ का फायदा होगा, वो तो और 5000 करोड़ से नीचे का घाटे में चली गई। नहीं देखिए, ये आखिर पहले चीज में एक करके आता हूँ। जो ये बात कह रहे हैं कि उस समय कोरोना के समय में पैसे की दिक्कत थी, सबसे पहले तो मैं एक भी स्पष्ट कर दूं, दिल्ली सरकार के पास 2013-14 के बाद आज तक कभी पैसे की कमी नहीं। वो अलग बात है कि सरकार ने हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करा कर। अरे आशीष जी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे, आपके टर्न पर मैं आपके पास आऊंगा। आपके अंदर मर्यादा नहीं है तो आप आ जाइए भाई साहब, मैं आपको सिखा देता हूँ। नहीं आप अपने बयान देखिए, अपने नेता के बयान। नितेश जी निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखिए, मैं निवेदन करता हूँ। हाँ नितेश जी अपनी बात रखिए। प्लीज इंटरप्ट ना करिए। अरे अगर बात करने करते हुए बात पहुंचने दीजिए। आप बहुत महान है, आपके नेता बहुत महान है, मानता हूँ मैं। अपनी बात रखिए नितेश समय खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी बात रखिए। प्लीज आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन कराइए, बताइए लोगों को किस तरह से इंटरप्ट मैं आता हूँ फिर। सबसे पहली बात कोरोना की ही बात छोड़िए। मैं कहता हूँ 2014 से जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी है, आज तक कभी हमें पैसे की दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली की जनता ने दिल्ली की ज्वेलरी में कभी कमी नहीं दी है। ये बात मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि आम आदमी पार्टी को लेकिन अरविंद केजरीवाल का बयान उस समय पर कई बार आया और कहा कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसा दो, हमारे पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ना वैक्सीन थी, ना ऑक्सीजन था, ना हॉस्पिटल था। हाँ आशीष जी मैं वही सवाल कर रहा हूँ। हाँ मैंने हमेशा ये कहा है, दिल्ली सरकार ने हमेशा कहा है कि केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार करा है।
लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसों की कमी है। हमारे पास सीएजी ने भी रिपोर्ट लगा दी है कि हमारे पास पैसों की नहीं, लेकिन चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आशीष जी, वो नितेश जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि ऐसे समय पर, जब संकट का समय था, उस समय पर ये शराब नीति को बदलने की जरूरत क्या थी? और जो अनुमान आपने फायदे का लगाया था वो तो फ्लॉप हो गया। बिल्कुल, सीबीआई इंक्वायरी जब ये पॉलिसी आई थी, अरे सर बोलिए। नहीं, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं सर कुछ बोलना तो बोल दीजिए, मैं सर बीच में बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, जिस समय आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी, पहले मैं इसमें दोनों का फर्क समझा देता हूँ। जब नई पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी थी, हमारे सामने लीकेज एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पुरानी नीति में लीकेज ऑफ रेवेन्यू, लीकेज ऑफ जो ड्रिंक, दारू का बड़े लेवल पे, शराब का लीकेज बहुत बड़े लेवल पे था। हमारा टारगेट उसको मिनिमाइज करके खत्म करने का था। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा ना, भी एक एक करके बात। सर लिख लो, सर लिख लो, एक पेज मंगा लो, पेन ले लो, लिख लो जो चीज आपके मन में है। एक एक सवाल के जवाब दूंगा आपके, मैं आपके सामने मेरा नंबर नोट कर लीजिए, एक एक सवाल का जवाब दूंगा आपके। प्लीज थोड़ा सा मर्यादा रखिए, पॉइंटेड आंसर दीजिए सर, आपका भाषण नहीं सुनने आए हैं हम। ठीक है, मैं नितेश लौटता हूँ मैं आपके पास। आपको भाषण लगा भाई, आपकी समस्या है। नितेश, मैं लौटता हूँ आपके पास। अश्वनी जी, हाँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। अश्वनी जी, नहीं, मैं लौटता हूँ। आपकी थोड़ी सी ऑडियो में भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक कीजिएगा जरा ऑडियो टीम। अश्वनी जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर जिस तरह के सवाल या जिस तरह की बातचीत ईडी से कोर्ट ने की, संदेह तो वो भी पैदा करती है। नहीं, ये कह देना कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई एक एजेंसी केस बनाती है तो उनके पास एक सीरीज ऑफ एविडेंस होती है। वो एविडेंस कितने स्ट्रांग होते हैं, वो बेल करा सकते हैं, सजा सुना सकते हैं, वो बहुत कुछ एविडेंस पे डिपेंड करता है। और हमारी न्याय व्यवस्था आपको पता है कितनी लाचार है या लचर है। मैं लाचार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोग कन्विक्ट होने के बाद भी, सज्जन कुमार जैसे लोग 34 साल लगते हैं उनको सजा मिलने में। लालू प्रसाद यादव का हमने केस देखा, तो ये हमारी व्यवस्था की एक कमी है कि जहां पर सबूत और जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी है। मुझे लगता है अगर प्रोसेस एक्सपेडाइट हो, ये फास्ट हो, तो या तो मनीष सिसोदिया जल्दी छूट जाएंगे या जल्दी से सजा हो जाएगी। सेम संजय सिंह के केस में होगा। उन दोनों ही केस में हमारे देश के लिए बहुत बेहतर होगा, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। मैं एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को और सभी मित्रों को। एक ओम शांति ओम पिक्चर आई थी, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के अपने बयान दें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचर जो है आपके बयानों को बहुत सीरियसली लेकर के आपको उस मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है। जैसे संजय सिंह जी ने बहुत बार अपील की थी मुझे गिरफ्तार कर, तो शायद ऐसा हुआ। मुझे अपने नेता नीतीश जी को सुन के लग रहा था कि तैयारी के साथ नहीं आए हैं, क्योंकि इनके जो बयान है कि हमारे पास पैसा कभी कमी नहीं रही है, ये विरोधाभास के बयान है। इनके नेता बहुत बार ऐसा बयान देते रहे हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है विरोधाभासी बयान ना दें, अपने नेताओं के बयान रीड करें, क्योंकि जनता सब समझती है। आजकल डिजिटल का जमाना है, ट्विटर पे लोग हैं, हर जगह हैं, सब ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, देखिए, घूम फिरकर आरोप आपके पास आता ही है, और उससे इतर सवाल ये कि जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है, आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि इस घोटाले में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस घोटाले से या पैसे के लेन देन से ये तो प्रूफ होता ही नहीं है कि ये शराब घोटाला है। राणा जी, एक बात समझना पड़ेगा कि जब आप संविधान की शपथ खा के एक कोई भी संवैधानिक पद पे बैठते हैं, जैसे कि आप मिनिस्टर हैं या एमपी हैं, है ना, तो आप संविधान की शपथ खा के उस मंदिर तक पहुंचे हैं। ऐसे में आपका क्या दायित्व होना चाहिए? आपका जांच एजेंसीज के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आपका वो समर्पण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, अगर किसी नेता को जांच एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथ लेके जा रही हैं,
सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई प्रताड़ना करने के लिए नहीं। और उसका केस कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसको रिमांड देनी है या नहीं देनी है। तो ऐसे में प्रदर्शन की क्या औचित्य बनता है, पहले तो ये समझा दे मुझे कोई। प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं से करवा के आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ना हमें ईडी पे भरोसा, ना हमें जांच प्रक्रिया पे भरोसा। हम अराजक पार्टी के सिपाही हैं, हम सड़कों पे अराजकता फैलाएंगे ही फैलाएंगे। क्या ये उचित आप कहेंगे व्यवहार? इसके आगे भी मेरा सवाल था, इसके आगे भी मेरा सवाल मैं बता रहा हूं। ये पहला सवाल का आपका जवाब हुआ। दूसरी बात, आप ये बात समझिएगा कि जब भी आप किसी के ऊपर भी अगर कोई जांच की आंच आती है तो वो अपने आप को निर्दोष कहे, इसमें कोई गलत बात नहीं। जो पक्ष और विपक्ष का राय में अंतर रहेगा और रहना भी चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से हम उसके ऊपर लड़ाई करें, न्याय प्रक्रिया से करें या सड़कों पे करें, ये दो अलग अलग हमें चीजों के अंदर अंतर करना होता है। जब ये बार बार कहते हैं हमारे ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, तो ना तो बीजेपी ने इन्हें कहा शराब नीति बदलिए, ना बीजेपी ने कहा उसको वापस लीजिए, ना बीजेपी ने कहा 2% से 12% कीजिए, ना बीजेपी ने कहा मोबाइल डिस्ट्रॉय कीजिए। कुछ नहीं, किसी ने इन्हें कहा। इनके अपने कर्म इनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आया था जो जनता का लाल बनकर, रह गया है वो शराब का दलाल बनकर। ये चीज अब दिल्ली की जनता क्या पूरे भारतवर्ष की जनता देख रही है कि किस तरह से जब ये पकड़े जाते हैं तो ये उस समय बापू की समाधि पे जाते हैं। रास्ते में ईडी के जाने से पहले इन्हें शर्म भी नहीं आती कि उस बापू को भी ये बीच में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। वो बापू जो सारी जिंदगी नहीं, मेरा सवाल तो ये है ना आशीष जी, मेरा सवाल तो ये है कि कोर्ट ने, आशीष जी मेरा सवाल ये है कि कोर्ट ने ईडी से ये पूछा है कि अगर पैसे का ये लेन देन हुआ भी है तो फिर ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ कैसे है? मैं वही बता रहा हूं ना राणा जी आपको, ये शराब घोटाले से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सारा का सारा खेल क्या है। एक होता है कि आप कोई नीति बनाए और नीति के अंतर्गत किसी को आप फायदा पहुंचाने का प्रयास करें, ये हल्के लेवल का घोटाला होता है जो आज तक भारतवर्ष में कई बार देखा गया। लेकिन इस बार ये नई नवेली अलबेली पार्टी ने कुछ अलग ही जलवा दिखा दिया, क्योंकि इन्होंने जिनको फायदा पहुंचाना है उनसे पूछ के, उनकी सलाह मशवरा से, उनके कहने से इस पॉलिसी का गठन किया, जिसके सबूत ऑलरेडी कोर्ट में दिए जा चुके हैं, जो प्रिंटर कैप्चर किए जा चुके हैं, जो ड्राफ्ट कैप्चर किया जा चुका है, जहां पे मिनिस्टर्स के अप्रूवल से पहले ये शराब व्यापारियों का अप्रूवल लिया गया कि भाई ये हम चेंजेस ला रहे हैं, बताइए ओके है ना, कहीं इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। तो वो जितना भी पैसे का ट्रेल है वो सारा का सारा शराब के माध्यम से, साउथ लॉबी के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने ये किया। और ये सब निकल के कब सामने आया? ये कल से परसों से ही तो सारा बवाल दोबारा शुरू हुआ है, जब राघव मगुंटा जो वाईएसआर कांग्रेस एमपी के बेटे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तारें भी कहीं ना कहीं जुड़ती दिख रही हैं, वाईएसआर की भी दिख रही हैं, और दिल्ली बेस्ड दिनेश अरोड़ा, जब इनको गवर्नमेंट अप्रूवर बना दिया गया ईडी का, तो उन्होंने एक एक करके राज खोलने शुरू किए। जब अपने ही बंदे इनके राज खोलेंगे, मान लीजिएगा आज कोई भी कुख्यात आतंकवादी है, उसके एक साथी को पकड़ा जाता है और वो बयान देने शुरू करता है, और वो बयानों को जब चेक किया जाता है मोबाइल की लोकेशन से, कॉल रिकॉर्ड से, और जो इनके लैपटॉप और मोबाइल कंफिस्केट किए गए हैं उसका डिजिटल एविडेंस भी है। और ईडी ने यहां तक कह दिया है कोर्ट के अंदर कि और 2 बड़े नेता हमारे रडार पे हैं, जो कि बहुत जल्दी उनका भी ब्यौरा सामने आएगा। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है नितेश, आप उंगली भी उठा रहे थे तो अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन इसी में मेरा सवाल ये कि अगर ये बात भी कह दी गई है कि 2 बड़े नेता भी रडार पर हैं, तो क्या फिर ये आंच दूर तक जाने वाली है? मैं पहले अपने सवाल का जवाब दे देता हूँ। अभी ये एक बात कर रहे थे कि ऑलरेडी मामला सोच में, इसमें विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे जिनसे सड़क पे सिसोदिया को वो करो, इसका मतलब ये तय हो गया कि ये जितने भी इनके नेता है दिल्ली प्रदेश में, जितने इनके कार्यकर्ता है, ये बिना किसी संवैधानिक मापदंडों के ना ये अराजक है, क्योंकि जो मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है उसमें ये ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन्हीं के इन्होंने एडमिट कर लिया। और मैं आ रहा था दूसरी बात पे
ये बार बार कह रहे हैं कि ड्राफ्ट ऐसे बनाया वैसे बनाया, इतने रुपए लिए। भाई साहब एलजी साहब ने कितने रुपए लिए थे बताएंगे? एलजी क्या साहब ने, सबूत है आपके पास इस चीज का? कोई सबूत प्रस्तुत कीजिए, वरना मानहानि का दावा आपको जेल के अंदर पहुंचाएगा अगर आप माननीय एलजी साहब के ऊपर इस तरह के बेसिर पैर के इल्जाम लगाएं। तो पूछ रहा हूँ कोई सबूत है आपके पास? आप जाइए ना, ईडी सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल की है? आप इस तरह के अनर्गल बयान एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए कैसे लगा सकते हैं? जबकि ये सबूत है कि आपके नेताओं ने कितने पैसे लिए। 32 लाख का चेक खुद दिया दिनेश अरोड़ा ने या नहीं दिया? अच्छा मुझे इतना बता दो, आप मैं नहीं कह रहा, ईडी कह रही है, एक संवैधानिक एजेंसी कह रही है। नहीं तो ये बात तो कोर्ट में भी रखी गई नीतीश जी, ये बात तो कोर्ट में भी रखी गई और बताया गया कि जो पहले ड्राफ्ट बनता है मनीष सिसोदिया बनाते हैं, फिर शराब कारोबारी को बेचते हैं कि बताइए इसमें कुछ बदलाव तो नहीं करना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद में आता है। अरे एक मिनट आशीष सुन लीजिए भाई साहब, इन्होंने ऐसा कहा कि ड्राफ्ट बनता है, शराब कारोबारियों के पास जाता है, और एलजी साहब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने चुपचाप अप्रूव कर दिया, हिस्सा उनके पास ही पहुंचा। इसका मतलब ये तो खुद ही बता रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप एकदम गलत बात बोल रहे हैं। बीजेपी, हाँ मैं आऊंगा आशीष जी आपके पास मैं आऊंगा, एक एक करके बात करेंगे। हाँ। 1 रुपए का आप मुझे बताइए कितने रुपए आपने छापेमारी में बरामद करे? इनकी तो आदत है राणा जी शूट एंड स्कूप की। ये शीला दीक्षित के खिलाफ भी इनके पास 800 पेज का डॉसियर था। शूट एंड स्कूप के पहले कुछ भी इल्जाम लगाते हैं फिर माफिया मानते हैं। ये तो इनकी पुरानी आदत है, कोई आज की आदत नहीं है इनकी। हाँ नीतीश जी बहुत अच्छी बात बताता, टेक्निकल बात आपको बता। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आशीष जी मैं लौटूंगा आप पर। आशीष जी का ऑडियो म्यूट करा दीजिए थोड़ा। वाह आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले हैं तो उनकी बात पूरी। देखिए मैं आपको बड़ी टेक्निकल बातें समझाता हूँ। जब कोई होता है उसमें और जो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस होता है उसमें फर्क बताता हूँ। 1 साल से गिरफ्तार करा गया, कैसे गिरफ्तार किया उसका मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। कल से पहले दिनेश अरोड़ा को, इससे पहले सीआई पहले इन्होंने सरकारी गवाह बनाया। कल से एक दिन पहले ईडी ने सरकारी गवाह बनाया। इससे पहले के स्टेटमेंट में और गवाह बनते के स्टेटमेंट में इतने ज्यादा फर्क है कि आप कुछ सोच के हैरान हो जाओगे कि कितने मैनिपुलेशन है। अब मैं आता हूँ तीसरी मुख्य बात, बिल्कुल फर्क है सर, इसलिए फर्क है कि कोर्ट ने कहा। आशीष जी लौटूंगा आप पर। आशीष जी लौटूंगा आपके पास भी, पर्याप्त समय है, लौटूंगा आपके पास भी। हाँ प्लीज, मतलब एक प्रधान एक तरीके की किसी प्रकार की मेहनत नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है समझाते हैं। वैसे बड़े सज्जन है, बड़े हैं, सीनियर है। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। मुख्य बात नीतीश जी आप अपनी बात मैं आपको बताता हूँ। 1 साल से इंक्वायरी चल रही है। 1 साल से इंक्वायरी चल रही है। अगर कोई भी सबूत होंगे या कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट रुपया पैसा होगा सर, 1 साल नहीं लगते उसको संभाल के रखने के लिए। ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। 2024 का सबसे मजबूत अगर सबूत नहीं होते तो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल जाए? अरे भाई साहब, हाँ जवाब दीजिए नीतीश जी। अगर सबूत नहीं होते तो कम से कम कोर्ट तो सच झूठ का फैसला करेगी। नीतीश जी मैं बोलूं सर? हाँ आप ही बोलिए। हमें कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन मैं आपको उसके आगे और पीछे के तथ्य बता रहा हूँ। मैं उसी घटना पर ये पूछ रहा हूँ सर। दूध का दूध, पानी का पानी यही होगा, आपके चैनल पे होगा। जिस रिजल्ट आएगा हम आपके सामने मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ नीतीश जी मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई सबूत नहीं होता, अगर झूठा केस होता तो कोर्ट फिर जमानत क्यों नहीं दे देती है? कोर्ट क्यों बार बार रिमांड पर भेज देती है? देखिए आज कोर्ट ने मेरे शालीनता से पूछा कि आपके पास जब मोबाइल और लैपटॉप आपने ले लिए हैं तो आपको उनको रिमांड पर लेने की जरूरत क्या है? 10 दिन के रिमांड पर लेने की जरूरत क्या है? तो जी वो ने कहा भी, वकील साहब ने कहा भी, सीनियर एडवोकेट थे वासु साहब ने, कि जब आपके उनके स्टेटमेंट कई सारे चेंज हो रहे हैं, जब से गिरफ्तारी हुई तब से लेके आज तक, ऐसे स्टेटमेंट के अलावा क्या? कोई जवाब नहीं। फिर भी क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर वो निर्णय उन्होंने
ठीक है, चलिए मेरा एक और सवाल, मेरा एक और सवाल, नितेश जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि शराब नीति सही थी या गलत थी? मैं बिल्कुल आज भी कहूंगा कि जो शराब नीति, जो नई शराब नीति थी बहुत सही थी। रेवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही थी, पंजाब में चल रही है। तो फिर वो वापस क्यों ली गई थी? फिर वो वापस क्यों ली गई? पंजाब का ग्रोथ बढ़ गया, पंजाब की रेवेन्यू बढ़ गई बिना किसी चेंज। फिर वो वापस क्यों ली गई? नितेश जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, फिर वो वापस क्यों ली गई? और दिल्ली में कैसे 5,000 से ज्यादा का घाटा हो जाता है उसी नीति से? नहीं, घाटा ये गलत आंकड़े आपके पास, इसके कुछ टेक्निकल चीजें। सही आंकड़े आप बता दीजिए, सही आंकड़े आप बता दीजिए मुझे। अगर मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं चीजों को पूरा समय दे रहा हूं आपको, तो मैं पूरा समय दे रहा हूं। देखिए, कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है वो होती है अप्रैल से लेकर मार्च तक, ये बात सभी लोग को पता है। जब ये नई नीति लागू, तो ये लागू हुई थी अक्टूबर और नवंबर के समीप, जिसमें हमारे अनुमान था हमने एक साथ खोलने की अनुमति थी, एक वार्ड में 3 दुकान, उसके हिसाब से लगभग 750 से 800 दुकानें खोलने थी। लेकिन चूंकि ये तुरंत लागू हुई और रिप्लेसमेंट में हमारी 400 से, क्योंकि जो दुकानें हमें अनुमानित थी, हमारा एस्टिमेट 100% का था, लेकिन जो अभी दुकानें खुली थी वो मात्र 40 से 45% खुली थी। उस हिसाब से रेवेन्यू का जो हमारा ईयर में वजह से क्लोज हो गया, और ये साफ पूरा होने से पहले। ठीक है नितेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास, अभी इसी पॉइंट्स को लेकर मैं आपके पास लौटूंगा। अश्वनी जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर जब ईडी ने जांच करना शुरू किया तो उसने 7 बिंदु खोजे और उसने कहा कि मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये 7 बिंदु हैं जो शक पैदा करते हैं, जिनमें से है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट L1 बिल्डर को 30 करोड़ रुपए वापस किए, केंद्र की अनुमति के बिना आबकारी विभाग को 8 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर दिया गया बिना कुछ बताए, बिना अनुमति के केंद्र सरकार की। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हटा दिया गया, लाइसेंस फीस को वापस कर दिया गया, 144 करोड़ वापस कर दिए गए फीस के नाम पर। जी, हम अगर देखेंगे भी तो अभी जो केस चल रहा है मनीष सिसोदिया को, वो PMLA के अंडर चल रहा है, प्रोविडेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। और उसमें केस है अबेटमेंट का, मतलब ये है कि आपने गैर कानूनी तरीके से पैसे की इधर से उधर या तो खुद हेरा फेरी की है, या किसी को अपने पद पे रहते हुए इन्फ्लुएंस किया है वो ऐसा काम कर सके, यही केस चला रही है ईडी। अगर इसमें मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष साबित हो गए। जमानत का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आप अब बाहर जाकर के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की हालत में नहीं है, जो कोर्ट फैसला करेगा 12 तारीख को। तो ये साफ साफ कह देना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि इसमें सब दूध का दूध है, मतलब धुला हुआ है, सब दूध साफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र जो है थोड़ी तैयारी कम करके आते हैं। जैसे अभी उन्होंने पंजाब का ही उदाहरण दिया कि पंजाब में ग्रोथ हो रही है। हम अभी देख सकते हैं पंजाब के अगर हम डेटा देखेंगे तो पंजाब के भी डेटा ऐसा नहीं बताते। तो मुझे पता नहीं हमारे मित्र कहां से डेटा लाते हैं। ये एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है कि कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो स्वागत योग्य होगा। हम सबको अपनी जुडिशरी पे भरोसा रहना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ बैठ के ये कह दें कि जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, सब बीजेपी कर रही है, तो ये तो एक तरीके से कन्वीनियंस की राजनीति हो गई। जब हमारे हित में फैसला दे कोर्ट, जैसा कि इनके हित में दिया था, अभी एक बिल आया था जिसके खिलाफ तो गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया, तब तो आपके लिए कोर्ट सही था। जब आपके माफिक ना आए तो आप कोर्ट पर भी उंगली उठाने लगे। तो ये मुझे लगता है राजनीति का एक सही स्तर नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, आप बार बार उंगली उठा रहे थे, वो बात भी रखिएगा, लेकिन इसी के साथ में ये कि आखिर मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि पार्टी में फंड तो सभी पार्टियों के पास आता है, तो फिर इस बात का कनेक्शन हम कैसे जोड़ेंगे कि जो वो पैसा आया वो सिर्फ शराब नीति के लिए था या फंड था? राणा जी, हमें देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति फंड दे रहा है, किस को दे रहा है, और क्या उसकी स्टेटमेंट है जब वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन गया। हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो झूठ कह रहा हो, लेकिन वो सच या झूठ का फैसला कब होगा? जब उसकी कही हुई स्टेटमेंट को, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, दोनों से कोरिलेट किया जाएगा, दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, और गवाहों का जिनका जिक्र आ रहा है कि इस आदमी ने पैसे दिए, फलानी जगह दिए। आजकल डिजिटल एविडेंस को कोलैबोरेट करने के साथ साथ फिजिकल एविडेंसेस को और लैपटॉप मोबाइल्स को, आपको पता है कि कम से कम नहीं तो 5000 ईमेल्स
स्कैन की गई हैं, जो कि 5000 ईमेल्स ये व्यापारियों से ये दिल्ली सरकार के पास आई गई हैं। क्या हमें नहीं पता साउथ लॉबी की क्या इन्वॉल्वमेंट रही है? क्या हमें नहीं पता इससे पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर कितनी चार्जशीट इशू हुई हैं और किस किस चीज पे हुई हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है। क्या वो अपने आप को इतना निकम्मा, नकारा, निखट्टू समझता है कि वो एक भी पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं कर सकता? या इसके पीछे भी कोई साजिश है कि भैया मलाई तो मैं खाऊंगा लेकिन डंडे तुम खाना? यानी वो सियाना नहीं, सवा सियाना है। ये अपने आप में क्या क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करता? जब कोविड के टाइम पे ऐसी पॉलिसीज आती हैं, क्या ये क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करती? क्या 2% से 12% कमीशन बढ़ाई जाती है, क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करती? सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट होते ही बहुत बढ़िया पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया जाता है, क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होते? मोबाइल डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होते? अब इतने सारे पहलू अगर ईडी और सीबीआई के सामने हैं और एक एक करके तारें खुलती जा रही हैं, कितनों की तारें खुल गई आप बताइए? जो लोग अब तक अरेस्ट हो चुके, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ईडी होमवर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। सीबीआई ने कोई होमवर्क पास करके ईडी को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, राघव महेंद्रू, पी शरद रेड्डी, अभिषेक, बुच्ची बाबू, विनय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, अरुण पिल्लई, जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं हर जगह आपके साथ जुड़ते हुए पाए जा रहे हैं। चाहे वो गोवा में इलेक्शन को फंडिंग करना हो, चाहे वो वहां पैसा रूट करना हो, चाहे वो मीडिया कंपनियां खोलनी हो, और फिर इन्हीं के सताए हुए ऐसे ऐसे लोग, गौतम मल्होत्रा जैसे लोग जो अकाली दल के पूर्व एमएलए के बेटे हैं, जो कोर्ट के सामने बयान देते हैं कि भैया मैं शराब का व्यापारी हूं लेकिन मेरी बाजू मरोड़ के, आर्म ट्विस्ट करके मुझसे जबरदस्ती पैसा लिया गया और मुझे 6% कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है आशीष, इतने सारे साक्ष्य और तथ्य आते हैं आशीष तो कैसे इनको निर्दोष माना जाएगा? ठीक है, ठीक है। नितेश जी, 7 बिंदु जो ईडी ने खोजे थे और कहा था कि इन बिंदुओं से ये बात तो बिल्कुल संदेह पैदा होता है और शक पैदा होता है कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है यहां, तो फिर आप कैसे नकारेंगे कि इस नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ? आज की जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की, उससे मैं एक अभी एक अपडेट आया, मैं आपको बता दूं। नो मनी हैज कम टू मनीष सिसोदिया, हाउ विल यू ब्रिंग हिम अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ईडी इन दिल्ली लिक्विड कैश पॉलिसी। ये मैं लिंक आपको भेज देता हूँ अभी। ये लॉ लाइट का डायरेक्ट कोटेशन है और ये इसे ब्लॉक से बैठे अटेंड करते हैं। बड़ी क्लियर स्पष्ट तरीके से बार बार ईडी से ये पूछा जा रहा है कि आप मनीष सिसोदिया जी पे जो भी पैसे का आरोप लगा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रमाण तो करो। ये यहाँ बैठे बैठे कह रहे इतने फोन तोड़ दिए, ईडी तो कह रही है कि अरे क्या बेतुकी बात है राणा जी। आशीष जी, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का और वो बीच में उन्होंने टोका भी नहीं, तो मैं पूरी बात सुनूंगा। बड़ी संयम, मतलब एक पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी आपके साथ। मैं बड़ा परेशान हो गया इस डिबेट से। मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल पे कि जब आशीष जी आए तो भैया मेरे से मत बुलाया करिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी रखिए ना, उनको मैंने टोका, आप पूरी बात रखिए। उनके पास मुफ्ती जी का टाइम क्या होंगे, हम पूरे आप लोग हैं जो राजा नहीं है, दो छोटी। नितेश जी बात रखिए ना अपने तुरंत। कई जगह धागे खोलने हैं। ईडी पिछले 3 डेज से बात का जवाब नहीं दे पा रही कि मनी का ट्रेल कहाँ है। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब बड़ी अच्छी से बात कर रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग की एमएलए की डिस्कशन समझा रहे थे। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बात पूछ रही है कि मनी का मोमेंट कहाँ है, मनी का ट्रेल कहाँ है, इस बात के जवाब नहीं दे पा रही है। अब आपने इन्होंने कुछ नाम लिए, देवेंद्र, कुछ वो साउथ के नाम लिए। अरे मैं तो हम तो यही कह रहे हैं कि जो एजुकेशन आप मनीष आ रहे हो। नहीं, मेरा सवाल नितेश, मेरा सवाल अलग है। नितेश जी मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल उन 7 बिंदुओं पर है, मेरा सवाल उन 7 पॉइंट्स पर है जिनको लेकर ये कहा गया और जिस पर ईडी ने ये कहा कि ये शक पैदा करते हैं। बिना किसी चर्चा के हर बाट में शराब की 2 दुकानें खोलने की बात रखी गई, बिना अनुमति के जो नॉन कॉन्फिडेंट बार्ड थे उनको भी
कंफर्मिंग वार्ड बना दिया गया और लाइसेंस धारकों को दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई। आखिर इस नई शराब नीति से ऐसा कौन सा फायदा जनता का हो रहा था कि आप शराब फ्री में बांटने के लिए तैयार हो गए थे? सर देखिए, मैं इसका बड़ा स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। ये डिसीजन दिल्ली की कैबिनेट का था, जिसको सुपरलीड करते हैं दिल्ली के एलजी महोदय, जो रिप्रेजेंट करते हैं होम मिनिस्ट्री। उनके कुछ पॉइंट ऑफ आपत्तियां थी, उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई, वो रिकमेंडेशन उनकी स्वीकृत की गई और इस पॉलिसी अब इसमें इस पॉलिसी में किसी प्राइवेट प्लेयर को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप किस रेट पे बेचेंगे, ये फ्री थे। उनका टारगेट, उनका ऑलरेडी उनसे फंड साल की शुरुआत में ले लिया जाता था कि हमें इसके आपसे इतना पैसा चाहिए। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन में की पॉलिसी उनकी क्या होगी, लेकिन नई दुकानें नहीं कर सकते थे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन उनको सरकार की तरफ से था। लेकिन क्या वो राणा जी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आशीष जी मैं वही सवाल जब कोई मॉडर्नाइजेशन होता है किसी बिजनेस में, जब किसी भी बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन होता है, या मैं इसको ऐसे कहूँ प्राइवेटाइजेशन होता है, तो उस प्राइवेटाइजेशन में वो प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करता है कि मैं अपने सामान को, मैं अपनी कमोडिटी को कैसे बेचूंगा। नहीं, वो तो ठीक है नितेश जी, वो तो ठीक है, लेकिन आप खुली छूट नहीं दे सकते ना। क्या शराब बेचना या जिस तरह से आप फ्री में बांट रहे थे नितेश जी, जिस तरह से वो समय देखा नितेश जी, पूरी बात पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिए कि उससे वो समय भी देखा जब एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी जा रही थी, तो फिर उसमें कौन सा जनहित था? आप जनता को आखिर शराब क्यों बांट रहे थे? वो भी कोविड के मैं तो कह रहा हूँ गुजरात में शराब बंद है, 10,000 करोड़ रुपए का काला बिजनेस जा रहा है, वहां तो फ्री नहीं है। कोई सवाल दिल्ली का कर रहा हूँ, गुजरात में मैं सवाल दिल्ली का कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस फ्री से ये नहीं हो रहा है कि साहब अगर आप दारू नहीं पीते तो आप दारू पीना शुरू कर देंगे। आशीष जी अगर शराब नहीं पीते तो पीना शुरू कर देंगे। नहीं, लेकिन जो पीता है वो तो ज्यादा पीना शुरू कर देगा ना। जो पीता है नितेश जी जो पीता है वो तो ज्यादा पीना शुरू कर देगा। सर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो पीता है वो घर बेच के पीता है, चाहे आप उसको लाखों का कर दें। अगर कोई पीता है और वो घर बेचकर भी पीता है तो उसका घर ही बिकवा दो कि चलिए हम आपको सस्ती देते हैं, भैया बम्पर ऑफर चला रखा है, आइए। देखो सर सुनो, बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट आ रही है राणा जी। जब आप पॉलिसी बना रहे हो, एक सरकार होने के नाते, एक सरकार चलाने के नाते नितेश जी, एक सरकार चलाने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जनता को उससे दूर रखते। आप कह रहे हैं कि अच्छा आप घर बेचकर पीना चाहते, छोड़िए ना, हम आपको कम पैसे में 2 बोतल देते हैं, आप आराम से पीजिए। सर मैं कह रहा हूँ कल से आओ, हम इस बात को शुरू करते हैं, हर राज्यों में शराब बंद करा देते हैं। मैं तो इसका समर्थक हूँ, मैं इसका समर्थक हूँ सर। मैं कहता हूँ कल से चलिए। नहीं तो फिर आप अपनी सरकार को डिफेंड कैसे कर सकते हैं? ठीक है मैं लौटता हूँ, ठीक है समय बड़ा कम है। अश्वनी जी मेरा बस मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूँ, 30 सेकंड आपके पास, कि आखिर शराब का आदि क्यों दिल्ली की जनता को बनाना चाह रही थी आम आदमी पार्टी, और क्या यही एक रेवेन्यू का सोर्स था उसके पास? जी, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि शराब एक ऐसा विषय है जिसपे हर प्रदेश में कानून, अलग अलग कानून है, और कई जगह सरकार बंदी के बाद भी, शराबबंदी के बाद भी शराब पी जाती है। विषय मैं एक बात जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने अभी लाइव लॉ का जिक्र किया एक स्टेटमेंट का, तो आपका वाक्य सही है। अबेटमेंट के केस में अगर उनके डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक नहीं होता है तो पीएमएलए नहीं लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर साबित हो जाएंगे, क्योंकि उन पे और भी वाइकेरियस लायबिलिटी का केस बनता है, उनके डिपार्टमेंट का मामला है, तो बहुत सारे केसेस के अंदर ईडी ने उनको बुक किया है। इसमें तो वन ऑफ द केस में कोर्ट ने ईडी से पूछा है, अगर वो ईडी को जवाब देने में सक्षम हुए तो वो केस भी बनेगा। ठीक है आशीष जी 30 सेकंड। अगर आप इस तरीके के नितेश जी 32 सेकंड आपको दूंगा, मैं अभी 30 सेकंड दूंगा। आशीष 30 सेकंड जल्दी। अगर आप नितेश जी लौटता हूँ, नितेश जी क्षमता मिनिस्टर की बंद हो जाएगी, वो कोई डिसीजन ही नहीं लेगा, जब सारा हरजाना उसको भुगतना पड़ेगा। तो अगर काउंसिल ऑफ मीटिंग क्यों होती है, कैबिनेट में अप्रूवल ठीक है समय बड़ा कम है मेरे पास, समय कम है नितेश जी समय कम है, नितेश जी समय कम है मेरे पास। हाँ आशीष जी 30 सेकंड।
जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि दिल्ली की जनता की माताएं और बहनें और बेटियों की हाय इस समय आम आदमी पार्टी को लग रही है और आगे और लगेगी। जिनका वर्तमान और भविष्य इन्होंने बर्बाद करने का प्रयास किया। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, उन्हें तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के नेता की हो रही है और साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि अभी 2 नेता और रडार पर हैं, तो क्या माना जाए कि यह आंच अभी और आगे तक जाएगी और ऊपर तक जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल भी इस आंच को झेलेंगे? क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा? ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं। और साथ ही ये कि जिस तरह से आरोप लगातार बीजेपी पर यह लगता है कि ईडी का इस्तेमाल वो हंटर की तरह करती है, तो क्या यह सच है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।